वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो, या फिर कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व ना होता है तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया, ठीक है। यानी साइकोलॉजी के क्षेत्र में या फिर मनोविज्ञान में सर्वप्रथम वो कौन मनोवैज्ञानिक थे, यानी जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है थॉर्नडाइक, कैटेल या फिर स्पीयरमैन या फिर गाल्टन। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गाल्टन। ये गाल्टन साहब क्या किए थे, व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रकाश में लाया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनियस चाइल्ड, यानी जीनियस चाइल्ड जिसको बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है, सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो क्या होती है, दृढ़ता या फिर सूझ या फिर मौलिकता या फिर संवेगात्मक परिपक्वता, ठीक है। तो उसकी जो सबसे बड़ी सूझ होती है, फिर सबसे बड़ी एक तरह से कह सकते हैं विशेषता करेक्टर जो होती है उसकी होती है इंसाइट यानी सूझ, ठीक है। ये सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है प्रतिभाशाली व्यक्ति में, प्रतिभाशाली बालक में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी सिंपल क्वेश्चन है। पास मॉडल के बारे में आपको पढ़ाया गया था थ्योरी में, ठीक है। ये आपका व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक विभिन्नताओं वाला जो चैप्टर है आपका, उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है, ठीक है। पास मॉडल के बारे में पूरा तरह से आपको पढ़ाया गया है, तो आपको विस्तारित रूप पूछा गया है। देखिए पास मॉडल का जो विस्तारित रूप होगा वो क्या होगा, इसका होगा योजना, अवधान प्रबंधन, अवधान भाव प्रबोधन, समकालिका अनुक्रमिक। क्या हो जाएगा, समकालिका अनुक्रमिक। ये है क्या, पास मॉडल का विस्तारित रूप है, योजना, अवधान भाव प्रबोधन, समकालिका अनुक्रमिक, ठीक है। याद रखेंगे, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्धि के पास मॉडल को प्रस्तावित किया, ठीक है। पास मॉडल के बारे में पूरा डिटेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि तो इसको प्रस्तावित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक का नाम था वो क्या था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जेपी दास, नागलियरी किर्बी या फिर नागलियरी बिने टर्मन या फिर बिने टर्मन किर्बी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इनको जो प्रस्तावित किए थे पास मॉडल को वो जेपी दास, नागलियरी किर्बी ने किए थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बेकर मेहंदी परीक्षण मापक क्या है, यानी बेकर मेहंदी परीक्षण मापक क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, व्यक्तित्व का या फिर सृजनात्मकता का या फिर अभिरुचि का या फिर मनोवृत्ति का। देखिए ये ऐसा परीक्षण है, ये एक ऐसा मेजरमेंट है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी को मापी जाती है। क्या जाती है, क्रिएटिविटी को माप किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा, काफी सिंपल क्वेश्चन है ना, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग थ्योरी पढ़े हैं, अगर आप लोग का चैप्टर कंप्लीट है तो ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोजर्स के अनुसार आत्मा का जो विकास होता है वो कैसा होता है, किस में होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या फिर किशोरावस्था में या फिर वयस्क अवस्था में, ठीक है। यानी कौन सा स्टेट होता है, कौन सा वो एज होता है जिसमें रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है, डेवलप होता है आत्म, ठीक। तो क्या बोलते हैं, आत्म यानी सेल्फ हैप्पीनेस बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। सिंपल सी बात है। ये सभी क्वेश्चन आपका जो है बुक पर्सन से लिया गया है, बुक पर्सन से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर क्वेश्चन नहीं है। इसलिए आप लोग बुक को अध्ययन करें, जो भी नोट्स है आपके पास है उसको अध्ययन करें, आपसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी तरह के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर आपका थ्योरी में पकड़ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शैशवावस्था में। किसमें, शैशवावस्था में। रोजर्स के अनुसार शैशवावस्था में यानी इन इन्फेंसी में क्या होता है कि डेवलप होता है, क्या विकास किसका डेवलप होता है, आत्म का डेवलप होता है, सेल्फ का डेवलप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ना 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। अंतःक्रिया जो होता है यानी इंटरेक्शन जो होता है 2 पर्सन
पर्सन यानी बिटवीन टू पर्सन क्या इसको नाम क्या कहा गया, इसका नाम क्या कहा गया, इसको प्रयोग या फिर साक्षात्कार या फिर परामर्श या फिर परीक्षण। तो ठीक है, तो आप देखते होंगे जब साक्षात्कार, जब आईएएस वगैरह होती है या फिर बड़े बड़े कोई एग्जाम क्लियर कर जाते हैं, जब उनका इंटरव्यू होता है या फिर कोई मतलब ऐसे मतलब व्यक्ति होते हैं जो कहीं कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू के माध्यम से उनको मतलब सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इंटरव्यू जब लेते हैं ना, तो उसमें 2 व्यक्ति नहीं होता है, 2 से 3 व्यक्ति होता है, आगे बैठा हुआ होता है, उनसे सवाल पे सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो अंतःक्रिया हो रही है वहाँ, तो उसको क्या कहेंगे, इंटरव्यू कहेंगे ना, यानी साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि संचार में कूट संकेतन की जो विशेषता है वो कौन सी है। संचार में कूट संकेतन की विशेषता आपको बताना है। ठीक है, कूट संकेतन की विशेषता क्या होती है, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो कूट संकेतन की जो विशेषता होती है ना, वो होती है कूट संकेत में व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, कूट संकेत में क्या होता है, कूट संकेत में व्यक्ति अपने विचारों को यानी अपने आइडियाज को, अपने थॉट को यानी अपने सोच को विशेष अर्थ प्रदान करता है, यानी एक अच्छा आइडियोलॉजी प्रदान करता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट जो है, इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं, इसमें आपको पढ़ाया गया है, पूरा पॉलिटिकल साइंस में आप लोग पढ़े हैं, जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा, ठीक है, तो उनको अच्छा तरह से मालूम होगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो वनों के संरक्षण से या फिर जल प्रदूषण से या फिर शोर प्रदूषण से या फिर वायु प्रदूषण से। तो ये जो संबंधित है वनों के संरक्षण से, क्या से, वनों के संरक्षण से, यानी सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुने है ना, वही मतलब इन्होंने ही क्या किया था, चिपको आंदोलन का मतलब अगुवाई किया था सुंदरलाल बहुगुणा। और ये चिपको आंदोलन में क्या होते थे कि लोग जो होते थे पेड़ से चिपक जाते थे, जो काटने वाले होते थे पेड़ को, उसको बोलते थे कि हमको काटो, पेड़ को मत काटो। ठीक है, चिपको आंदोलन क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि पेड़ से जाकर के चिपक जाते थे और विरोध करते थे कि पेड़ को मत काटो, काटोगे तो ये जो दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, ये क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओहो काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, यानी हु वाज बोर्न इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये जो निर्धन होता है, जो पुअर होता है, उसको किसको कहेंगे। ठीक है, आमदनी कम और जीवन पर्याप्त अपर्याप्त हो, या फिर आमदनी अधिक पर आवश्यकता, या फिर आमदनी और आवश्यकता दोनों अधिक हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, हम लोग निर्धन किसको कहते हैं, गरीब किसको कहते हैं, जिसके पास आमदनी कम होती है, जिसके पास पैसा ज़्यादा कम होता है, जिसके पास आय कम होती है और जीवन अपर्याप्त होता है। कहने का मतलब ये कि पर्याप्त साधन उसके पास नहीं होते जीवन जीने के लिए, यानी जिंदगी को गुजारा करने के लिए, यानी अपने आप को जीने के, यानी जिंदगी में चलने के लिए या फिर खाने पीने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं होते, जीवन उसका अपर्याप्त में चलता है। ठीक है, आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त, इसी को तो कहते हैं हम भारतीय लोग गरीबी। ठीक है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसको कहेंगे, इसी को कहेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन का अगर आंसर अगर आपको आता है तो फटाफट से उसका आंसर कमेंट करेंगे। देखिए इससे क्या होता है कि आपका जो मनोबल है या फिर कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होता है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस तो ही चाहिए बोर्ड एग्जाम में, कॉन्फिडेंस तो ही चाहिए। ठीक है, वहां जाकर के बच्चे बौखला जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं, कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस जिसके पास है वो अच्छे से अच्छे कुछ कर गए हैं दुनिया में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में पूछा गया है कि भीड़ का जो परिणाम है वो क्या होगा। ठीक है, भीड़ का परिणाम यानी करोडिंग रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है। 11th नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया पर नियंत्रण के अभाव की भावना, या फिर प्रदूषित वातावरण का भाव, या फिर स्थान के प्रति निषेधात्मक दृष्टिकोण। देखिए भीड़ से अगर जनरली अगर प्रभाव होगा, यानी अगर देखिए दिल्ली वगैरह में इतना आदमी भरा हुआ है, इतना आदमी ठूस ठूस के भरा हुआ है कि वहाँ मतलब आदमी सांस लेने में भी दिक्कत होता है, तो क्या होता है कि प्रदूषित वातावरण हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रदूषित वातावरण, ये वातावरण इन्वायरमेंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, यानी पोल्यूशन पूरा फैल जाता है, जहाँ कहीं भी जाओ पूरा एकदम गैस ही गैस, यानी सांस लेने में दिक्कत, कहीं भी चलने में दिक्कत। ठीक है, तो प्रदूषित वातावरण का भाव यानी भीड़ का परिणाम। ठीक है, यही होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आक्रामकता का जो कारक है वो कौन नहीं है, आक्रामकता का कारक कौन नहीं है। मतलब यहाँ 3 कारक आपको दिया है जो आक्रामकता का है और एक नहीं है, वो आपको चूज करके निकालना है। ठीक है, तो 12th का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवहारपरक औषधि, यानी बिहेवियरल इन मेडिसिन। बिहेवियरल मेडिसिन जो ये क्या है, आक्रामकता का कारक नहीं है, यानी आक्रामकता का कारक के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। क्या हो जाएगा,
एग्रीवेंशियल यानी एग्रीवेंशियल जो काउज होता है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों से बार बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता उसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं है जो आप नोट बनाएंगे या फिर नोट बना के उसको लिखेंगे कॉपी में, यानी कॉपी में अच्छे तरह से सजा के नोट बनाएंगे फिर उसको याद करेंगे। टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है। जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता फटाक से उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, याद रखने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि पर्यावरण मनोविज्ञान अध्ययन कराता है, यानी पर्यावरण मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ मनोविज्ञान लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, वातावरण संबंधी मनोवैज्ञानिक विषय या फिर वातावरणीय प्रदूषण या फिर अंतर समूह व्यवहार या फिर जीवन शैली एवं मनोवृत्ति, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वातावरण संबंधी मनोवैज्ञानिक विषय। तो वातावरण संबंधी मनोवैज्ञानिक विषय कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान की वातावरण में मनोविज्ञान से रिलेटेड, वातावरण में इन्वायरमेंट में मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी विषय होते हैं, वो सारे चीज का जो अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है, पर्यावरण मनोविज्ञान में किया जाता है। किसमें? पर्यावरण मनोविज्ञान में। पर्यावरण में भी तो बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं ना, पर्यावरण में भी बहुत सारे विषय होते हैं जो किसमें आते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो उसी बुक का नाम, उसी मतलब क्या हो जाएगा, विषय का नाम, उसी मतलब शाखा का नाम क्या हो जाएगा, पर्यावरण मनोविज्ञान, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 14 ना। हाँ, क्वेश्चन 14 क्या पूछ रहा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानसिक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है डे, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। पीछा अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम बोर्ड मॉडल पेपर में भी देखें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व मानसिक दिवस जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। देखिए ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब? 11 अक्टूबर को, यानी क्या मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखेंगे सभी क्वेश्चंस, याद रखेंगे सभी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया ना, क्वेश्चन करा कि ध्वनि प्रदूषण का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है वो क्या होता है। यानी जो साउंड पोल्यूशन होता है, हम लोग साउंड पोल्यूशन पढ़े हैं, मृदा पोल्यूशन पढ़े हैं, उसके बाद क्या होता है वाटर पोल्यूशन पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ एयर पोल्यूशन पढ़े हैं, सब चीज़ हम लोग पढ़े हैं। लेकिन यह साउंड पोल्यूशन का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है वो क्या होता है, खींच या फिर नींद में छुपता या फिर आंखों में दर्द या फिर और वो दोनों, ठीक है। तो मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ साउंड पोल्यूशन, ठीक। तो मैक्सिमम इफेक्ट जो पड़ता है वो किस में पड़ता है, तो ये जो पड़ता है ना ये पड़ता है इसमें भी, ये क्या हो जाएगा, नींद में छुपता है। नींद नहीं आएगा, साउंड एकदम पूरा ढोल ढिंडोरा पीट रहा, उधर डीजे वगैरह चल रहा, तो आपको नींद आएगा नहीं आएगा, यानी डिस्टर्बेंस इन स्लीप, आपको डिस्टर्ब होगा, सोने में स्लीप करने में आपको डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। आंखों में दर्द भी होता है, ये भी पेन इन आइज, आंख में भी दर्द होने लगता है, ठीक है। यानी ध्वनि जब ज्यादा होती है, जब साउंड पोल्यूशन होता है तो आंख में भी दर्द होने लगती है और नींद भी नहीं आएगा आपको, यानी नींद में छुपता है, यानी डिस्टर्बेंस इन स्लीप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, अ और वो दोनों, ठीक है, अ और वो दोनों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 15 नंबर क्वेश्चन का। सिंपल सा बात है, आप पढ़ के भी दे सकते हैं, ठीक है, समझ के भी दे सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देंगे, 1-2-4 सेकंड अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 16 में पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन की नॉर्मन ट्रिपलेट का जो अध्ययन संबंधित है ये किससे संबंधित है, ठीक है। स्टडी ऑफ नॉर्मन ट्रिपलेट इज रिलेटेड विद, ठीक है, परोपकारिता से या फिर सामाजिक सुकुरीकरण से या फिर सामाजिक श्रम वायन से या फिर सामाजिक संघर्ष से, ठीक है। सिंपल सी बात है। 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो संबंधित है ना ये है सामाजिक सुकुरीकरण से, किससे, सामाजिक सुकुरीकरण से, यानी सोशल फैसिलिटेशन से, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है, निष्ठा का भाव, ठीक है। यानी किस ग्रुप में निष्ठा का भाव, फीलिंग जिसको बोलते हैं, फीलिंग ऑफ लॉयल्टी इज मोस्ट, फीलिंग ऑफ लॉयल्टी इज मोस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी इज मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा होगा, अधिक होगा, ठीक है। निष्ठा का भाव संदर्भ समूह में या फिर चल समूह में या फिर बाह्य समूह में या फिर अंतः समूह में। तो ये जो होता है ये होता है किसमें, अंतः समूह में, यानी इन ग्रुप में होता है, किसमें, इन ग्रुप में, ठीक है। ये मोबाइल ग्रुप में या फिर रेफरेंस ग्रुप या फिर आउट ग्रुप ये सब में कुछ नहीं होता। निष्ठा के प्रति आपके प्रति कौन भाव ज्यादा रखेगा, आपके प्रति लॉयल्टी कौन ज्यादा रखेगा, इन ग्रुप में नहीं, आपके पास जो है आपके अंदर में जो ग्रुप है या फिर आप जिस ग्रुप में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है, ठीक, द्वितीयक समूह नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, राजनीतिक दल या फिर विद्यालय
या फिर औद्योगिक संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक समूह नहीं है, वो आपको चूज करके निकालना, ठीक है। तो यहाँ मतलब है दो गो है द्वितीयक समूह, लेकिन एक नहीं है, वो आपको चूज करके निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएंगे विद्यालय, ये द्वितीयक समूह के अंतर्गत नहीं आते, ये द्वितीयक समूह के अंतर्गत नहीं आते। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। हमको याद भी नहीं रहता, लास्ट में आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, अगर आप लाइक करेंगे तो आपका लाइक से हम लोग को मनोबल मिलता है और भी हम लोग को पढ़ाने का एक तरह से जज्बात होती है कि नए बच्चे को पढ़ाया जाए, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है कि पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है। पूर्वाग्रह में जो घटक होते हैं यानी जो कंपोनेंट्स होते हैं, टोटल कंपोनेंट्स किसमें पाए जाते हैं, किसमें पूर्वाग्रह में। पूर्वाग्रह में जो घटक की संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, 3, 5, 2 या फिर 4। तो टोटल जो घटक होते हैं, टोटल जो कंपोनेंट्स होते हैं पूर्वाग्रह में वो होते हैं 3। कितना, 3, ओनली 3 पाए जाते हैं। कितना, 3। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 3, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 3, ठीक है। अब सिर्फ 3 याद रखेंगे, ठीक है। याद रखना है हर हाल में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मनोवृत्ति से क्या तात्पर्य है, ठीक है। एटीट्यूड रिफर्स टू, एटीट्यूड्स आपको पढ़ाया गया, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, उसके बाद मनोवृत्ति, उसके बाद क्या होता है ईगो, सुपर ईगो, आईडी, इड जिसको बोलते हैं, ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया। अगर आप नहीं कवर किए हैं तो फिर आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम में। अब देखिए मनोवृत्ति का सिर्फ तात्पर्य मानी मनोवृत्ति से जो मतलब होता है क्या, इसका बिहेवियरल या फिर व्यवहार में परिवर्तन या फिर चेंज इन बिहेवियर जिसको बोलते हैं, मूल्यों में परिवर्तन यानी चेंज इन वैल्यूज, या फिर मत का निर्माण, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन, या फिर इनमें से कोई नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि मनोवृत्ति से जो मतलब होता है, तो मनोवृत्ति का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन यानी चेंज इन बिहेवियर। क्या हो जाएगा, चेंज इन बिहेवियर यानी व्यवहार में परिवर्तन मनोवृत्ति का मतलब होता है, ठीक है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। योग एक है, योग यानी योगा जिसको बोलते हैं, योगा क्या है, आघात चिकित्सा है, या फिर जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा है, या फिर वैकल्पिक क्या हो जाएगा, वैकल्पिक चिकित्सा है, या फिर मानसिक शल्य चिकित्सा है, ठीक है। योगा एज योगा तो योगा जो है ना, योगा को रखा गया है वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत, ठीक है। यानी क्या, किसके अंतर्गत, इंडिजिनियस थेरेपी के अंतर्गत इसको रखा गया है, यानी वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत इसको रखा गया है योगा को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने 21 जुलाई, 21 जून, 21 मई या फिर 21 अगस्त को, ठीक है। वर्ल्ड योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। तो ये जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं 21 जून को। कब किए जाते हैं, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा एक प्रकार है, गेस्टाल्ट चिकित्सा एक प्रकार है, किसका प्रकार है, समूह चिकित्सा का, या फिर व्यक्तिगत चिकित्सा का, या फिर अंशतः समूह तथा अंशतः व्यक्तिगत चिकित्सा का, फिर न समूह चिकित्सा न व्यक्तिगत, ठीक है। तो ये जो ना ये प्रकार है, किसका प्रकार है वो आपको बताना है 23 में ना 23। हाँ, इसका हो जाएंगे समूह चिकित्सा। क्या हो जाएंगे, समूह चिकित्सा यानी गेस्टाल्ट चिकित्सा जो प्रकार है ये समूह चिकित्सा का एक प्रकार है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन, क्या पूछ रहा है कि इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है, ठीक है। विच इज नॉट ए सब्सटेंस एब्यूज, ठीक है। मादक द्रव्य कोकेन, कॉफी, या फिर स्मोक, या फिर अफीम। देखिए आपको यहाँ मादक द्रव्य चूज करना है, ठीक है, सिंपल सा बात है। देखिए कोकेन जो है ये भी एक तरह से नशीला पदार्थ है, स्मोक ये भी नशीला पदार्थ है, ये भी अफीम जो है ये भी नशीला पदार्थ है। कॉफी तो हम लोग सब पीते हैं, तो ये नशीला पदार्थ नहीं है, कॉफी सब पीते हैं ना। ये जब नशीला पदार्थ बन जाएगा, इसको अगर नशीला पदार्थ का कैटेगरी में अगर ढकेल दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और क्या पीने के लिए रहेगा हम लोग के पास, ठीक है। कॉफी ही है जो हम लोग पीते हैं, ठीक है। कॉफी हो गया, चाय हो गया, ठीक है। तो कॉफी जो है ये क्या है, मादक द्रव्य नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, मादक द्रव्य नहीं है। कॉफी इज नॉट सब्सटेंस एब्यूज, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। अफीम ये सब तो आपका ये दिया है, नशीला वाला पदार्थ दिया, कोकेन, स्मोक और अफीम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द्विध्रुवीय, क्या पूछा क्वेश्चन कि द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं, द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं। कौन सा ध्रुव है, तर्क संगत तथा अतर्क संगत, मनोग्रस्ति तथा बाध्यता, स्नायु विकृति तथा मनोविकृति, उन्माद तथा विषाद, ठीक है। दो पोल पूछा गया, यानी 2 पोल्स
पोल्स यानी बाइपोलर डिसऑर्डर आर, ठीक है, 2 पोल से पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, तो दो पोल है हो जाएगा इसका मनोग्रस्थित तथा बाह्यता। क्या हो जाएगा? मनोग्रस्थित तथा बाह्यता। द्विध्रुव विकार के 2 ध्रुव हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन असामान्यता के जैविक कारक नहीं है? इनमें कौन असामान्यता के जैविक कारक नहीं है? शारीरिक संरचना, आरंभिक वंचन या फिर आनुवंशिकता या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएंगे बायोलॉजिकल कॉज एबनॉर्मेलिटी, तो ये आपको चूज करना है बायोलॉजिकल कॉज एबनॉर्मेलिटी, है ना। 26 देखिए ये जो हो जाएंगे, हाँ, आरंभिक वचन क्या हो जाएंगे? आरंभिक वचन यानी अर्ली डिप्रीवेशन, यानी क्या हो जाएंगे? अर्ली डिप्रीवेशन। ये जो है क्या है? असामान्यता के जैविकी कारण नहीं है, बाकी ये सब कारण होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है, ठीक है। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान या फिर व्यक्तिक मनोविज्ञान या फिर मानवतावादी मनोविज्ञान या फिर गत्यात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है कि एडलर के मनोविज्ञान को साइकोलॉजी ऑफ एडलर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? साइकोलॉजी को, एडलर के साइकोलॉजी को। तो इनको जो कहा जाता है, इनको कहा जाता है व्यक्तिक मनोविज्ञान। क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल साइकोलॉजी, यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी। द साइकोलॉजी ऑफ एडलर इज कॉल्ड इंडिविजुअल साइकोलॉजी, यानी व्यक्तिक मनोविज्ञान कहते हैं इनको। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सब चीज आपका आ गया, सुपर ईगो, ईगो, ये सब चीज पढ़ाया गया है ना। तो व्यक्ति के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटीज, ठीक है। यानी जो इसको रिप्रेजेंटेटिव करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है? ठीक है, उपहान, अचेतन या फिर प्राण या फिर अन, ठीक है, आईडी या फिर अनकॉन्शियस या फिर सुपर ईगो या फिर ईगो, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये जो करते हैं, ये करते हैं सुपर ईगो, जिसको प्राण बोलते हैं, सुपर ईगो। सुपर ईगो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन कवर किए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर किए सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। आपके पास टाइम लिमिटेड में है, ठीक है, टाइम बहुत कम है, ठीक है। आप लोग टाइम को मैनेजमेंट करते हुए चले, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। टाइम को मैनेजमेंट करते हुए चलना है, हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस से करके चलना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है ना। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का पूरा पढ़ करके गए और दूसरा सब्जेक्ट का कुछ जानकारी है ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। बैलेंस के साथ चलना है, जीवन में, लाइफ में पूरा तरह से हम लोग को बैलेंस के साथ चलना है, हर एक फील्ड में, ठीक है। तो इसी तरह से और लास्ट में विनती करता हूं आप लोगों से, प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अच्छा प्रदर्शन के लिए, अच्छा रिजल्ट के लिए जो चाहिए, जो मटेरियल, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।